अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल पे दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों ही क्लास में, दोनों ही दर्जों में इस टॉपिक से रिलेटेड सवालात आते रहे हैं। ये टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या है ये? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब आप सोचोगे कि फोर्ट यानी किला, विलियम किसी अंग्रेज़ का नाम और कॉलेज ये भी अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, तो आप ये कहोगे कि अंग्रेज़ों के इस लफ्ज़ से उर्दू का क्या वास्ता, उर्दू ज़बान का इस लफ्ज़ से क्या वास्ता। तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी जो मैं आज के इस टॉपिक में बताने जाऊंगा कि इस टॉपिक का आपके उर्दू निसाब से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ और बहुत ही गहरा वास्ता है। बहुत ही गहरी वजह है कि जब जब उर्दू के इतिहास की बात की जाती है, उर्दू की तारीख़ की बात की जाती है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम ज़रूर आता है। अब क्यों आता है, कैसे आता है, ये बात आगे इस पूरे टॉपिक में लिखी गई है, बताई गई है। टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा है और मैं उसे ज़्यादा हर एक चीज़ की वजाहत करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो मैं टॉपिक सिर्फ पढ़ के सुना दूँगा और आप इससे समझ जाएंगे, कोशिश करेंगे समझने की। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पहले एक मुख्तसर तारुफ इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ पहले कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज क्या चीज़ है, इसका नाम यहाँ पर क्यों लिया जाता है, उर्दू निसाब में, उर्दू इतिहास में, उर्दू तारीख़ में इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो पहले आप मेरी ज़बानी इस पूरे मामले को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए इस कहानी को। और उम्मीद करता हूँ मेरे टॉपिक पढ़ने से पहले ही आपको मेरी ज़बान से जब आप ये लफ्ज़ सुन लेंगे तो हो सकता है आपको आगे टॉपिक जानना भी ना पड़े। देखिए, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में हुकूमत के लिए, हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए, हिंदुस्तान में अपनी हाकिमाना अपनी हालत को कायम करने के लिए क्या किया था, हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, हिंदुस्तान आने के बाद आपने यहाँ के राजा महाराजाओं को या के राजकुमारों को क्या करना किया, सबसे सांठ-गांठ करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आपने क्या किया, यहाँ के जो बादशाह वगैरह थे उनसे आपने लड़ाइयाँ की और किसी तरह इस पूरे मुल्क को ग़ुलाम बनाना उनका मकसद था। उनका मकसद था कि उनको हिंदुस्तान पे क्या करनी है, हुकूमत करनी है। इस ज़माने में इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए, बहुत सारी कारगुजारियाँ की और किसी तरह इन्होंने कोशिश की कि हर तरह से हिंदुस्तान को हुकूमत में लाया जाए, हिंदुस्तान को अपनी हुकूमत में लाया जाए। लेकिन इनके पाँव पसारना बहुत ही मुश्किल था। कब तक मुश्किल था? जब तक यहाँ पे टीपू सुल्तान साहब थे। कौन थे? टीपू सुल्तान साहब। और जब टीपू सुल्तान का इंतकाल हुआ, जब वो शहीद हुए, तो उनके बाद, उनकी इंतकाल के बाद अंग्रेज़ों ने इस बात से खुशी मनाई, अंग्रेज़ों ने इस बात से खुशी मनाई कि अब तो टीपू सुल्तान साहब का इंतकाल हो चुका है, ये हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था और अब वो ख़त्म हो चुके हैं। उनकी ताकत का ये जलवा था, ये जज्बा था उनके अंदर कि उन्होंने अपने जीते जी हिंदुस्तान को कभी ग़ुलाम नहीं होने दिया। ये उनकी ताकत थी, ये उनकी हैसियत थी, ये उनका कमाल था, उनका जज्बा था हिंदुस्तान को कभी ग़ुलाम ना बनने देने का। और आखिरकार ये हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। अंग्रेज़ों ने इस खुशी में एक किला बनवाया। क्या बनवाया? एक किला बनवाया। उस किले का नाम रखा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, विलियम एक अंग्रेज़ था, फोर्ट यानी किला, एक अंग्रेज़ के नाम पर किला बनाया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फोर्ट विलियम यानी फोर्ट विलियम की शुरुआत कैसे हुई, फोर्ट विलियम वजूद में कैसा आया। टीपू सुल्तान साहब के बाद, टीपू सुल्तान साहब के इंतकाल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद, जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब हम हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए तैयार हैं, अब हमारा रोड़ा ख़त्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पर हुकूमत करने के लिए, अब हम यहाँ पर शासन करने के लिए, अब हमारे ऊपर कोई दरोकार नहीं है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने खुशी में क्या बनवाया? फोर्ट विलियम बनवाया, यानी विलियम नाम का किला बनवाया। ठीक है, अब बात आती है कॉलेज की। जब अंग्रेज़ों को ये पता लगा कि अब हमें हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है, हिंदुस्तान में अपना शासन चलाना है, तो हमें यहाँ के लोगों की भाषा, यहाँ के लोगों की आम बोलचाल की ज़बान को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक
एक इंसान जब दूसरे मुल्क में जाएगा, जब तक वहाँ के लोगों की भाषा नहीं जानेगा, वहाँ के लोगों के कल्चर को नहीं जानेगा, वहाँ के लोगों की सभ्यताओं को नहीं जानेगा, तब तक उसका वहाँ पे हुकूमत करना बहुत ही दुश्वार होगा, बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला काम होगा। तो अंग्रेज़ों ने अपने मुफाद के लिए, अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए उस फोर्ट विलियम को तब्दील करके कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया, कॉलेज में तब्दील कर दिया, एक कॉलेज के रूप में बदल दिया, उसका नाम रख दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज। ये लगभग 1800 की बात है, ठीक है। सन 1800 में उसको फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम दे दिया गया। अब सुनिए, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने का मकसद क्या था। जो नववारिद अंग्रेज़ आते हैं, जो नए अंग्रेज़ मुल्क से यानी इंग्लैंड से जो हिंदुस्तान में हुकूमत के लिए आते हैं, यहाँ पर शासन चलाने के लिए आते हैं, किसी को कलेक्टर बनाना है, किसी को डिप्टी कलेक्टर बनाना है, किसी को एसपी बनाना है, सबको अलग अलग ओहदे दे दिए जाते हैं। लेकिन वो काम करने के लिए उनको काम तो इन लोगों से ही करवाना था, काम तो हिंदुस्तान के लोगों से ही करवाना था। तो इन हिंदुस्तान के लोगों से काम करवाने के लिए यहाँ की ज़बान को जानना भी ज़रूरी था। तो पहले ये लोग क्या किया करते थे, पहले जब हिंदुस्तान में इन लोगों को लाया जाता था तो ये लोग इंग्लैंड में ही एक ट्रेनिंग दिया करते थे, और इंग्लैंड में ही इनको हिंदुस्तानी ज़बान के बारे में, हिंदुस्तानी ज़बान का मतलब है उर्दू ज़बान, क्योंकि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती थी, उर्दू ज़बान बोली जाती थी, और उर्दू को ही हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता था। तो हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने के लिए, हिंदुस्तान का कल्चर सिखाने के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके सिखाने के लिए ब्रिटेन में एक क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन जब इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का शुरुआत कर दी, जब फोर्ट विलियम कॉलेज वजूद में आ चुका था, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये किया कि जो नए अंग्रेज़ आते थे उनको यहीं पे ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसी कॉलेज में उनको यहाँ की हिंदुस्तानी ज़बान से वाबस्ता कराया गया, यहीं पर हिंदुस्तानी ज़बान उनको सिखाई गई। अब आप समझिए, हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने के लिए हिंदुस्तानी उस ज़बान की बुक्स होना ज़रूरी है, किताबें होना ज़रूरी है, उसकी तसनीफ़ होना ज़रूरी है, इशाअत होना ज़रूरी है, प्रकाशन होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस ज़बान को चलाने के लिए, उस ज़बान को अंग्रेज़ों को सिखाने के लिए प्रेस का इंतज़ाम किया, प्रिंटिंग प्रेस का। किसका इंतज़ाम किया? प्रिंटिंग प्रेस का। और उर्दू के टाइप का इस्तेमाल किया गया, ताकि एक ही प्रिंटिंग से एक ही टाइप से हज़ारों की तादाद में प्रिंटिंग हो सके, प्रकाशन हो सके, और किताब एक नहीं हज़ारों किताब निकल सके, ताकि वो सारे अंग्रेज़ों में तकसीम की जा सके और अंग्रेज़ लोग उससे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। उनका मकसद ये नहीं था कि उनको उर्दू भाषा बढ़ानी है, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना है, उर्दू ज़बान को तरक्की पहुंचानी है, ये उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान इसलिए सिखाई जाए ताकि वो यहाँ पर अपना शासन चला सके, अपनी हुकूमत को यहाँ पर क़ायम रख सकें, ठीक है। लेकिन इसके लिए उन लोगों ने प्रेस का इंतज़ाम किया और उर्दू टाइप का इंतज़ाम किया। और लिखने के लिए अब आप देखिए, उससे पहले जो उर्दू ज़बान चलती थी, उर्दू ज़बान का जो काम हुआ करता था वो सब हाथ से लिखा जाता था। प्रेस आने से उर्दू ज़बान को क्या मिली? तरक्की मिली। ये हालांकि डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था। अंग्रेज़ लोग नहीं चाहते थे, इस ज़बान की तरक्की नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ लोग इस ज़बान से वाबस्ता हों, सिर्फ किसके लिए? अपनी हुकूमत के लिए। लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से ज़बान को क्या मिली? तरक्की मिली, और उर्दू ज़बान क्या हुई? फ़रोग़ पाई, उर्दू ज़बान ने वक़ार पाया, एक इज़्ज़त पाई और उसको बढ़ावा मिला। अब बात आती है मुसन्निफ़ीन की, मुतरजमीन की। अब किताबें छापने के लिए, क्योंकि उससे पहले अब अंग्रेज़ों को ये सिखाना है, अंग्रेज़ों को सिर्फ भाषा सिखानी है, सिर्फ ज़बान सिखानी है, ज़बान में महारत नहीं सिखानी है, उनको पूरा ग्रामर तैयार नहीं करवाना है, ठीक है। उन लोगों को कोई आलिम फ़ाज़िल नहीं बनाना है कि उर्दू में आलिमत कराई जाए, को आलिम बनाया जाए, फ़ाज़िल बनाया जाए। उनको उर्दू इतनी नहीं सिखानी, उनको सिर्फ ये सिखानी है कि सीधी सादी ज़बान में जो लोग यहाँ के बातचीत किया करते हैं, जो लोगों की बोलचाल में लफ्ज़ आते हैं, हमें सिर्फ वो लफ्ज़ ये लोग समझ जाएं, अंग्रेज़ लोग वो लफ्ज़ से समझदार हो जाएं, इतना ही उनको जानना था। तो उसके लिए आसान ज़बान में लिखने की मुहिम चलाई गई। उसके लिए बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन को इकट्ठा किया गया, मुतरजमीन को इकट्ठा किया गया। मुसन्निफ़ीन यानी मुसन्निफ़ों की जमात, मुतरजमीन यानी तर्जुमा करने वालों की जमात को इकट्ठा किया गया, ठीक है। अलग अलग ज़बानों से किताबों को लाया गया और उनसे उर्दू ज़बान में किताबें लिखवाई गई, ठीक है। उन ज़बानों को उर्दू ज़बान में
कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया और आसान ज़बान में और सबसे आसान से आसान ज़बान में उन किताबों को छापा गया, प्रकाशन किया गया, प्रकाशित किया गया, ताकि ये अंग्रेज़ लोग उसको आसानी से सीख सकें। लेकिन इन सब के चलते जहाँ अंग्रेज़ लोग उर्दू ज़बान सीख रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही सही, हमारी ज़बान, हमारी उर्दू प्यारी ज़बान को क्या हो रहा था, बढ़ावा मिल रहा था और धीरे धीरे उर्दू ज़बान तरक्की पाती गई। और एक वक्त आया जब फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया। कॉलेज तो बंद एक दिन होना ही था, लेकिन उर्दू ज़बान को जो वक़ार मिला था वो हमेशा के लिए बरकरार रह गया और कहीं ना कहीं इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम हमेशा के लिए रह गया। ये था इस पूरी कहानी का निचोड़ जो आप सुन चुके हैं। ठीक है, अब आता हूँ मैं टॉपिक बाय टॉपिक कि इस कहानी को किस तरह इन लोगों ने, या इस कहानी को, इस पूरे मैटर को किस तरह आपकी किताब में शामिल किया गया है। तो आपको ये लिखना है और एग्ज़ाम में, इम्तहान में सवाल आता है फोर्ट विलियम कॉलेज का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज पर मुख्तसर मज़मून लिखिए, मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है, 100 से 200 लफ्ज़ में उसका एक नोट लिखने का सवाल अक्सर आता है। 5 नंबर का भी सवाल आता है, कभी 8 नंबर का सवाल भी आता है, तो वो भी सवाल आपके निसाब में शामिल होते हैं। तो आपको ये सवाल समझना है और आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बताना है कि कैसे ये वजूद में आया, फिर बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर अहम मुसन्निफ़ आए हैं और उन्होंने कौन सी अहम तसनीफ़ात को अंजाम दिया है, यानी कौन से लेखक आए हैं और किन किन लेखकों ने कौन कौन से स्पेशल बहुत ख़ास वाले लेख लिखे हैं, वो बात भी आपको बतानी है। मैं सिर्फ रीडिंग करता जाता हूँ, अगर कोई स्पेशल बात आएगी, कोई ख़ास बात आएगी समझाने की तो समझा दी जाएगी। अलबत्ता आपको ऐसे ही रीडिंग से ही पूरा मामला सुनना है। समझने वाली चीज़ थी, मैं आपको एडवांस में यानी चैप्टर के पहले ही सारी बात समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब वजूद में आया था? सन 1800 ईस्वी में। ये सवाल छोटे सवालों में आ सकता है और आता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब वजूद में आया, कब बना था, कब इसका निर्माण हुआ था, ये सारे सवाल आते हैं। तो आपको बताना है सन 1800 ईस्वी में। 18वीं सदी के आखिर में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ जनूबी हिंदुस्तान पर भी काबिज़ हो गए, यानी कब्ज़ा जमा लिया। ताजिर बनकर आने वाली यह गैर मुल्की कौम पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम करने के मंसूबे के मुताबिक हिकमत अमली तैयार करने लगी। ठीक है, ताजिर बनकर यानी व्यापारी बनकर ये लोग आए थे और बाद में इनकी मंशा क्या थी? हुकूमत हिंदुस्तान पर हुकूमत करना, शासन करना इनका मंसूबा था, इनके मन की इच्छा थी। अंग्रेज़ इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि तिजारत के फ़रोग़ और मुल्क पर हुक्मरानी के लिए यहाँ की ज़बान, तौर तरीक़ों, रस्म व रिवाज और कायदे क़ानून से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। अंग्रेज़ ये बात अच्छी तरह से जानते थे, अगर यहाँ पर शासन चलाना है, यहाँ पर हुकूमत करनी है, तो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रस्म व रिवाज, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलचाल, यहाँ का रहन सहन सब जानना क्या है? ज़रूरी है। उस वक्त हुकूमत की ज़बान फ़ारसी थी, यानी भारत का, हिंदुस्तान का जो सबसे मेन ज़बान जो थी, सबसे आइन ज़बान जो थी, वो क्या थी? फ़ारसी थी। फ़ारसी क्या थी? राजकीय भाषा थी एक तरह से। लेकिन आवामी सतह पर बोली जाने वाली और समझी जाने वाली ज़बान उर्दू थी। ठीक है, राजकीय भाषा तो क्या थी? फ़ारसी थी, लेकिन आम बोलचाल में, आसान बोलचाल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ज़बान क्या थी? उर्दू थी। अंग्रेज़ गवर्नर वेलेज़ली ने यह महसूस किया कि इंग्लैंड से आने वाले नए हुक्काम और आम मुलाजमीन देसी ज़बानों से वाकिफ़ हों तो यहाँ के माली और फ़ौजी इंतज़ामात बेहतर तौर पर संभाले जा सकते हैं। किसने? गवर्नर जनरल वेलेज़ली ने यह सोचा कि यहाँ पर अगर लोगों को, हमारे अंग्रेज़ों को, हमारे मतलब अंग्रेज़ वाला अंग्रेज़, हमारे अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ हमारे नहीं, ठीक है, तो उनके अंग्रेज़ों को ये बात अगर पता लग जाए, ये अगर हिंदी, यहाँ की हिंदुस्तानी भाषा को, हिंदुस्तानी ज़बान को अगर जान लें, तो उनका काम करना, उनका शासन चलाना क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा। चुनाचे 4 मई 1800 को एक मुस्तकिल तालीमी इदारे फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। 4 मई 1800 सन ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी कंठस्थ याद हो जानी चाहिए। कब इस्तेमाल हुआ, यानी कब क़याम हुआ, कब ये वजूद में आया? 4 मई सन 1800 ईस्वी को। वेलेज़ली ने कॉलेज में कई
शोबे कायम किए और लायक असातिज़ा का तकर्रुर किया यानी इंतखाब किया, उनको चुना। बहुत शोबे कायम किए यानी विभाग, अलग अलग विभाग बनाए, और लायक असातिज़ा यानी बहुत ग्रेट असातिज़ा टीचर्स को क्या किया, तकर्रुर किया गया, उनको रखा गया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे का सदर मुंतखब किया गया, चुना गया। किसका? हिंदुस्तानी ज़बान का शोबा, हिंदुस्तानी ज़बान कौन सी? उर्दू शोबे का विभाग का सदर बनाया गया, हेड बनाया गया। गिलक्रिस्ट ने ज़बान के मसाइल में गहरी दिलचस्पी ली, और गिलक्रिस्ट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया किसमें? उर्दू ज़बान में। उन्होंने ना सिर्फ ख़ुद तसनीफ़ व तालीफ़ का काम किया, बल्कि इस अहदे के कई नामवर नसर निगारों के खदमात हासिल की, और उनसे ऐसी किताबें तर्जुमा, तसनीफ़ व तालीफ़ करवाई जिनमें से अक्सर आज भी अहमियत रखती हैं। यानी जॉन गिलक्रिस्ट ने ना सिर्फ खुद ने लिखने लिखाने का काम किया, बल्कि जो ग्रेट टीचर्स, जो बड़े लायक असातिज़ा जो रखे गए थे, उनसे भी ऐसी किताबें लिखवाई जो आज भी, यानी सन 1800 में वो किताबें लिखी गई थी, और आज 200-250 साल बाद भी उनकी क़द्र व कीमत आदि बहुत ज़्यादा है। इन नामवर क़लमकारों में मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, काज़िम अली जवान, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, शेर अली अफ़सोस, मीर बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली ख़ां विला और लल्लू लालजी काबिल ज़िक्र हैं। इन अदीबों की तसानीफ़ में मीर अमन के बाग़ व बहार का नाम सरे फ़हरिस्त है। जब भी बाग़ व बहार का नाम आता है तो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत सारे असातिज़ा इकट्ठे किए गए थे, बहुत लोगों ने अलग अलग तसनीफ़ की है, अलग अलग सिन्फ़ में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इन सिन्फ़ निगारों में, इन लेखकों में सबसे टॉप मोस्ट पे अगर नाम रखा जाता है, सबसे बड़ा नाम अगर रखा जाता है, तो वो है मीर अमन। कौन है? मीर अमन। और मीर अमन ने सबसे जानदार चीज़ जो लिखी थी वो थी बाग़ व बहार। क्या थी? बाग़ व बहार उनकी क्या है? सबसे शाहकार तसनीफ़ है। किसकी? मीर अमन की। और ये बात हमेशा आपके जहन में रहना ज़रूरी है। मीर अमन ने बाग़ व बहार लिखी थी। कहाँ लिखी थी? हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की शाया करदा किताबों से एक तरफ जदीद निसाबी ज़रूरतों का तसव्वुर जहन में रोशन हुआ, तो दूसरी तरफ सादा और सलीस नस्र लिखने की रिवायत कायम हुई। उसकी बदौलत उर्दू नस्र फ़ारसी आमेज़ और पुरतसना असलूब से निकलकर जदीद दौर में दाखिल हुई। गिलक्रिस्ट ने छापे के लिए उर्दू टाइप का मतबा कायम किया, जिससे उर्दू किताबों को शाया करने का चलन आम हुआ। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि किताबों को शाया करने के लिए प्रेस का इंतज़ाम किया गया, प्रिंटिंग प्रेस का इंतज़ाम किया गया, और उसके बाद टाइप का इंतज़ाम किया गया, उर्दू टाइपिंग का, और उसके बाद वहीं से उर्दू किताबें शाया होना चलन में आने लगी। दूसरी बात, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से पहले जो किताबें लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और उनमें बहुत ज़्यादा यानी भरपूर तादाद में उनमें फ़ारसी अल्फाज होते थे, और जो बहुत ग्रामेटिकल हुआ करते थे, व्याकरण से शुद्ध हुआ करते थे, इसलिए वो ज़बान पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट हुआ करती। एक आम आदमी उसको पढ़ना बहुत मुश्किल समझता था। जब फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ, तो क़याम होने के बाद उनको पूरा ग्रामर तो सिखाना नहीं था, उनको पूरा अंग्रेज़ों को आलिम फाजिल बनाकर ट्रेंड तो नहीं करना था कि आपको ज़बान में महारत हासिल करनी है, आपको उर्दू बढ़िया सीखनी है और आपको उर्दू का टीचर बनना है। ऐसा मकसद तो नहीं था। उनका मकसद तो था कि अंग्रेज़ों को सिर्फ ज़बान सिखा दी जाए, उनको समझ में आने लगे, बस वो यहाँ के बोल चाल, रहन सहन और तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो जाएँ, बस वाबस्ता हो जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं था। तो इसलिए सादा ज़बान में, बिल्कुल आम और हल्की ज़बान में, बिल्कुल सादा सलीस ज़बान में किताबें लिखना शुरू होने लगा, और जदीद दौर में, एक नए दौर में नया रूप लेकर उर्दू नमोदार हुई। आगे देखिए। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में दरसी किताबों को छापते वक्त किताबों में मशक़ी, फ़िरहंगी, तारुफ़ी नोट और ज़रूरी हाशिए भी दर्ज किए जाते थे। सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल किया गया। दो लफ्ज़ों के दरमियान फ़ासला, दो मिसरों की तरतीब, पैराग्राफ, वावीन और कॉमा वगैरह से फ़िक्रों की वाज़े करने का तरीक़ा राइज हुआ।
ठीक है। अब चूंकि अंग्रेज़ क्या है, इस ज़बान से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल नहीं जानते इस बारे में। अभी जो मैं किताब यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये पूरा बंद जो लिखा गया है, जो पैसेज आप देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन पर, इसमें कहीं भी ज़बर ज़ेर पेश कहीं इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम उर्दू ज़बान को अब समझने लगे हैं, हम उर्दू ज़बान को अब जानने लगे हैं, इसलिए अब हमें ज़रूरत नहीं है कि इस पर ज़बर ज़ेर पेश लगाया जाए। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ लोग इस बात से जानते ही नहीं थे, बिल्कुल नावाकिफ़ थे, तो इसलिए उस वक्त जो टाइपिंग की गई थी, उस वक्त जो किताबें लिखी गई थी, उनमें ज़बर ज़ेर पेश रखे गए, साइड में हाशिया रखा गया, ठीक है, उस पर एराब लगाए गए, कोष्टक लगाए गए, वावीन लगाए गए, और जो भी सारी चीज़ें लिखने की होती है एक ज़बान के अंदर, एक ज़बान में जो चीज़ें आज ज़बान को आसान बनाने के लिए जो भी चीज़ें शामिल हुआ करती हैं, उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया। ये ज़रूरी था, क्यों? ताकि अंग्रेज़ों को जल्द से जल्द और सही तरीका उनको सिखाया जा सके, सही प्रोनाउंस सिखाया जा सके, सही बोलना सिखाया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, कॉलेज ने तबाअत और इशाअत में नए नए तजुर्बे किए। तबाअत यानी लिखने करने में, और नए नए तजुर्बे, एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए। निसाबी किताबों की तैयारी, पुरानी किताबों से इंतखाब, इमला और असलूब, नस्र की मयारबंदी और सही तबाअत की जानिब तवज्जो दी गई। बागो बहार, मसनवी सहरुल बयान और क़ुलैयत मीर की तबाअत उसकी बेहतरीन मिसालें हैं। किसकी मिसालें हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज की। कौन सी? बागो बहार, मसनवी सहरुल बयान और क़ुलैयत मीर, ये क्या है? उसकी तबाअत की बेहतरीन मिसालें हैं। ये यहाँ पे सबसे बेहतरीन तसनीफ़ों में इसको शुमार किया जाता है। अब हम देखते हैं बारी बारी कि इस कॉलेज में सबसे अहम लोग कौन हुए हैं। उनमें जॉन गिलक्रिस्ट हुए हैं, मीर शेर अली अफसोस हुए हैं, ठीक है, मीर अमन हुए हैं, और भी जो हैदर बख्श हैदरी हुए हैं। तो इनके बारे में हम छोटी छोटी इनकी क्या पढ़ते हैं, इनका मुख्तसर तारुफ पढ़ते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर क्या कारनामा रहा है, आखिर इन लोगों का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज से क्यों जोड़ा गया है। वो बातें भी हम छोटे छोटे पैराग्राफ में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बारी बारी पढ़ते हैं के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मीर शेर अली अफसोस के बारे में। मीर शेर अली अफसोस 1732-1809, 1732 में इनकी विलादत, इनका जन्म, और 1809 में इनकी वफ़ात यानी इनका इंतकाल। मीर शेर अली अफसोस नारनौल के रहने वाले थे। दिल्ली में पैदा हुए, फैज़ाबाद, लखनऊ और बनारस में इनका क़याम रहा, यानी ठहराव रहा, यानी रहे यहाँ पर। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुतरजिम की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। मुतरजिम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को। तर्जुमे का मतलब होता है ट्रांसलेशन। तर्जुमे का मतलब ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी ज़बानों की किताब को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना, उसमें अनुवाद करना, इस काम के लिए इनको रखा गया था। किनको? मीर शेर अली अफसोस को। फोर्ट विलियम कॉलेज में इनके ज़िम्मे तर्जुमे के साथ साथ मुसव्वदात की तशख़ीस का काम भी था। उनकी मशहूर किताबों में गुलिस्तान और उर्दू तर्जुमा, बाग़े उर्दू और सजान राय भंडारी की फ़ारसी किताब खुलासतुल तवारीख़ का उर्दू तर्जुमा उन्होंने आराइश महफ़िल के नाम से किया, और आराइश महफ़िल इनकी बहुत ही ख़ास किताबों में गिनी जाती है। और आराइश महफ़िल तर्जुमा है किसका? खुलासतुल तवारीख़, जो कि एक फ़ारसी किताब थी, और इसको लिखा था सजान राय भंडारी ने, ठीक है। ये था मीर शेर अली अफसोस का इंट्रोडक्शन। दूसरी शख्सियत हैं बहादुर अली हुसैनी। कौन है? मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी का ताल्लुक़ दिल्ली से था। वो 1801 से 1808 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में रहे, यानी करीब 8 साल तक इन्होंने वहाँ पर काम किया। गिलक्रिस्ट ने उनकी लियाकत की बड़ी तारीफ़ की है, उनके काम की बहुत क्या की है? तारीफ़ की है। उन्होंने नसर बेनज़ीर के नाम से मसनवी सहरुल बयान का खुलासा अखलाक़ हिंद के उन्वान से संस्कृत की मशहूर किताब बितोपदेश का तर्जुमा नक़लियात के नाम से 2 जिल्दों में कहानियों का मजमुआ रिसाला गिलक्रिस्ट के नाम से गिलक्रिस्ट की क़वाइद और उर्दू में खुलासा शाये किया। उनके अलावा कई दूसरी किताबों की तैयारी में भी उनका ताउन शामिल रहा, ठीक है। उन्होंने जो जो किताबें लिखी उन सब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये मीर बहादुर अली हुसैनी का क्या था? यहाँ पर कारनामा था, जिसलिए इनका नाम हमेशा फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ जुड़ा रहता है। जब भी फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में ज़िक्र किया जाता है तो आपका नाम हमेशा उनके साथ लिया जाता है। अब भाई बात आती है मीर अमन की।
मान किसकी आती है, बात आती है मीर अमन की। और दिल्ली कॉलेज या फोर्ट विलियम कॉलेज का जब भी नाम लिया जाता है तो मीर अमन का नाम सर फहरिस्त रहता है। सर फहरिस्त यानी सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर इनका नाम लिया जाता है। यहाँ पर इनका नाम थोड़ा बाद में है, पता नहीं क्यों, पर मीर अमन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और इनका कारनामे भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके 2-3 पेज में इनका पूरा तारुफ दिया गया है। ढंग से सुने क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं से बनते हैं। मीर अमन 1750-1837, ठीक है। मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई। उनके बुज़ुर्ग मुग़ल दरबार में साहिब मनसब व जागीर थे। मनसब भी कहते हैं पद को, ठीक है, मनसब व जागीर थे। 18वीं सदी के नसफ़ आखिर में जब दिल्ली सल्तनत की बुनियाद हिलने लगी और उनकी जागीर ज़ब्त हो गई तो वो दिल्ली छोड़कर पहले अज़ीमाबाद आए और फिर कोलकाता पहुँचे। मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी ने के तवस्सुत से गिलक्रिस्ट तक उनकी रसाई हुई और 4 मई 1801 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में मुंशी मुकर्रर हुए। कौन? मीर अमन 4 मई 1801 में क्या बने? वहाँ के हिंदुस्तानी शोबे के उस विभाग के मुंशी मुकर्रर आप हुए। मीर अमन जून 1806 तक इस कॉलेज में रहे। उस ज़माने में उन्होंने 2 किताबें बागो बहार और गंज खोबी तालीफ़ व तर्जुमा की, लिखी वापस तर्जुमा की यानी ट्रांसलेट की है। बागो बहार कहते हैं किस्सा चाहरुम दरवेश, एक 4 फ़कीरों के का एक किस्सा है। किस्सा चाहरुम दरवेश फ़ारसी का किस्सा है, उसको आपने उर्दू में क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, बहुत आसान और सलीस ज़बान में, और बहुत ही शाहकार नमूना है उनका। एक तरह से उर्दू में बहुत नाम है बागो बहार का। उन्हें शहरत बागो बहार से मिली जिसमें 4 दरवेश का किस्सा बयान किया गया है, जैसा मैं बता रहा था। मीर अमन ने बागो बहार में दिल्ली की टकसाली ज़बान इस्तेमाल करके उर्दू नस्र निगारी में सादा असलूब की बुनियाद डाली। सादा असलूब यानी सादा ढंग। उससे पहले उर्दू को बहुत क्या टाइट लिखा जाता था, यानी उर्दू जो लिखने का जो तरीका था बहुत ज़्यादा टफ था। उसमें फ़ारसी के भरपूर अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता था। उर्दू पढ़ना लिखना समझना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था एक आम इंसान के लिए, ठीक है। तो आम इंसान के लिए बहुत ही सादा ज़बान में किताबें लिखी जाने लगी। और मैं समझता हूँ कि सादा ज़बान में जब उर्दू की किताबें लिखी जाने लगी हैं, जब से उर्दू में सादा ज़बानी इस्तेमाल हुई है, उसकी बुनियाद डालने का अगर काम किया है तो वो सबसे पहले मीर अमन ने किया है। मीर अमन ने इतनी सादा ज़बान में बागो बहार लिखी है, ये समझ लीजिए कि मील का पत्थर साबित हुई है। यहीं से उर्दू में सादा ज़बानी का तरीका रिवाज में आया, राइज हुआ है, ठीक है। बुनियाद डालने का काम किसने किया है? मीर अमन ने। बुनियाद किसे कहते हैं? बुनियाद कहते हैं नींव को। बुनियाद कहते हैं नींव को। किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पहले उसकी नींव खुदाई होती है, पूरा मकान दिखता है, नींव नज़र नहीं आती क्योंकि नींव नीचे होती है। लेकिन आप सोचिए जितनी गहरी नींव होती है, जितनी मजबूत नींव होती है, उतना ही मजबूत मकान उसके ऊपर टिका हुआ होता है। इसलिए उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे गहरी और सबसे मजबूत नींव डालने का जो काम किया है उर्दू में, आसान ज़बान का, सहल ज़बान का, सरल ज़बान का, सलीस ज़बान का जो इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले इसकी बुनियाद डालने वाले शख्स हैं मीर अमन, और उन्होंने बागो बहार में ये काम कर दिखाया है। उनकी दूसरी किताब गंज खोबी है, जो मुल्ला वाइज़ काशिफ़ी की फ़ारसी किताब अखलाकी मोहसिनी का उर्दू तर्जुमा है। वो शायरी भी करते थे। उनका तखल्लुस लुत्फ़ था। क्या था? लुत्फ़। मीर अमन का काम बहुत बड़ा था, उनका चैप्टर इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एक पेपर और है, ध्यान से देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबे के सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को अंग्रेज़ अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए आसान उर्दू में लिखी हुई किताबें दरकार थी, यानी उनको सिर्फ ज़रूरत थी कि अंग्रेज़ों को सादा से सादा ज़बान में एक ऐसी किताब लिख कर दी जाए जिससे वो जल्द से जल्द और सादा से ज़्यादा और सरल ज़बान में उर्दू सीख जाएं, ठीक है। उनकी ज़रूरत सिर्फ यही थी। उन्होंने मीर अमन से फ़ारसी के मशहूर किस्सा चाहर दरवेश को आसान उर्दू में तर्जुमा करने को कहा। किसने कहा था? जॉन गिलक्रिस्ट ने। और किया किसने? मीर अमन ने। किसका किया? चाहर दरवेश का। कौन सी ज़बान में था? फ़ारसी में था। और किस में तर्जुमा हुआ इसका? उर्दू में। क्या नाम रखा गया? बागो बहार। ये सारा ही मैटर आपको याद होना चाहिए।
जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किया गया उर्दू ज़बान में, उसका नाम रखा गया बाग़ो बहार, और ये काम किया गया मीर अमन के ज़रिए से, मीर अमन के द्वारा। ठीक है, मीर अमन ने यह काम 1801 में शुरू किया और 1802 में बाग़ो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया। 1 साल लगा, इतना बड़ा काम था ये। इस किताब में रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल की गई है जो आवाम में राइज थी। इसमें कौन सी ज़बान इस्तेमाल हुई है? रोज़मर्रा की, यानी जो आम बोलचाल में हम जिस तरह बातचीत करते हैं। ठीक है, आम ज़बान में जैसे हम बोलचाल की जो ज़बान होती है उसी ज़बान में इसको लिखा गया है जो आवाम में राइज थी, यानी प्रचलन में थी, चलन में थी। बाग़ो बहार में दहली के रस्म व रिवाज, लिबास, मशागल वग़ैरह का निहायत खुश असलूबी से बयान हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से। उर्दू की नसरी दास्तानों में उसे ज़बान व बयान के एतबार से गैर मकबूलियत हासिल है। दुनिया की कई ज़बानों में उसके तर्जुमे हुए। गारिसा दतासी इस किताब का बड़ा शैदाई था। उसने अपने कई खुतबात में बाग़ो बहार की खूबियों का ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर मीर अमन का ज़िक्र ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अगले लेखक की जानिब, अगले मुसन्निफ़ की जानिब। ठीक है, अब नाम आता है गिलक्रिस्ट का। इनका पूरा नाम जॉन गिलक्रिस्ट, और यही थे जो हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू ज़बान के शोबे उस विभाग के क्या थे? सदर थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, डायरेक्टर यही थे, यही थे, इनके पीछे सारा काम अंजाम दिए गए। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। 1759 था 1841 इनकी जन्म और इनका वफ़ात दोनों लिखा गया है। डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट जनूबी अफ्रीका के शहर एडिनबरा में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम वहीं हुई। बाद में एडिनबरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने तिब की तालीम हासिल की। रोज़गार की तलाश में पहले वो वेस्ट इंडीज़ गए, जहां उन्होंने नील की काश्तकारी सीखी। नील की खेती, काश्तकारी कहते हैं खेती को। ठीक है, काश्तकारी सीखी और चंद साल वहां रहकर 1782 में मुंबई आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत फ़ौजी तिबी अहदे पर उनका पहला तकर्रुर सूरत में हुआ। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि मकामी बाशिंदों की ज़बान से वाक़फ़ियत के बग़ैर वो अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी नहीं निभा सकते। अपने इसी एहसास के तहत गिलक्रिस्ट ने पूरी तवज्जो से हिंदुस्तानी ज़बानों का मुताला किया, जिसकी बदौलत उन्होंने एक उस्ताद और फिर मुहक्किक का दर्जा हासिल कर लिया। ठीक है, वो कहाँ के थे? अफ्रीका के थे, और वहीं से आपने पढ़ाई लिखाई हासिल की थी। उसके बाद आपने तिब की पढ़ाई की। तिब कहते हैं डॉक्टर को, तिब कहते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर की हैसियत से ही आपको हिंदुस्तान बुलाया गया था मुंबई में। लेकिन जब उनको पता लगा कि यहाँ पर हिंदुस्तानी ज़बान सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिंदुस्तानी ज़बान को बिना जाने, हिंदुस्तानी ज़बान को बिना सीखे मैं यहाँ पर शासन नहीं कर सकता, यहाँ का काम करना मेरे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। तो जब उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान का मुताला किया, अध्ययन किया बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आप यहाँ पर ना सिर्फ उस ज़बान को आप सीखे समझे, बल्कि एक उस्ताद भी मुकर्रर हुए, एक मुहक्किक, सोचने वाले, शोधकर्ता, मुहक्किक कहते हैं शोधकर्ता भी एक दर्जा आपको हासिल हो गया आपकी मेहनत के बलबूते पर। 1800 में गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के सदर मुकर्रर हुए। उन्होंने हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ी लुगत, हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, उर्दू सर्फ़ व नहू और मशरक़ी ज़बान ज़ाती जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल तकरीबन 1.5 दर्जन किताबें लिखी हैं। 1.5 दर्जन, दर्जन कहते हैं 12 को, 1.5 दर्जन मतलब 12 और 6 18 किताबें आपने लगभग लिखी हैं। उन्होंने तसनीफ़, तालीफ़, तबाअत, तर्जुमा और इमला वग़ैरह में जदीद तकाज़ों को मलहूज़ रख कर उर्दू ज़बान को बदलते हुए हालात से हम आहंग किया। 1805 में वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ भी उन्होंने उर्दू दर्स व तदरीस का काम जारी रखा। उनका इंतकाल पेरिस में हुआ। ठीक है, आपका इंतकाल कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। और 1800 में जॉन गिलक्रिस्ट को क्या बनाया गया? वहाँ का जो फोर्ट विलियम कॉलेज का सदर बनाया गया। ठीक है, और आपकी किताबें जो ख़ास सबसे ज़्यादा जो चली हैं, सबसे ज़्यादा आपकी किताबों का नाम है, उसमें है अंग्रेज़ी लुगत कहते हैं डिक्शनरी को,
लुग़त कहते हैं डिक्शनरी को। हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, लिसान कहते हैं ज़बान को। और उर्दू सर्फ़ व नहू, सर्फ़ व नहू कहते हैं शब्द, वाक्य और वर्ण विचार, इनके बारे में किताबें आपने लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हुई है, मकबूल हुई हैं। अगला नाम लिया जाता है मज़हर अली ख़ां विला। मज़हर अली ख़ां विला, विला इनका क्या है, तखल्लुस है। मज़हर अली दिल्ली में पैदा हुए। वो फ़ारसी और संस्कृत के आलिम थे, फ़ारसी और संस्कृत के आलिम थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने माधुनल और काम कुंडला का उर्दू में तर्जुमा किया। उसके अलावा ब्रिज भाषा से बेताल पच्चीसी का भी उर्दू में तर्जुमा किया। तो इस तरह एक एक करते करते सारे जो भी मशहूर लोग जिनका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज से हमेशा जुड़ा रहा है, उनका एक एक करते करते ख़त्म होता है। और भी बहुत से नाम हैं जिनका पूरा डिटेल यहाँ पर नहीं है। वो जब आप कंपटीशन क्लासेस कभी लोगे, आप इन फ्यूचर कभी CTET में, RTET में, रीट में कभी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको बारे में पूरा, या आप कभी BA में जाओगे, B.Ed करोगे आप, तो आपको इसमें पूरा डिटेल में आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा और वहाँ से बहुत कुछ आपको हासिल करने को मिलेगा, समझने मिलेगा। आखिरी जो इस चैप्टर का नाम है वो है हैदर बख्श हैदरी। हैदर बख्श हैदरी। अब देखिए, हैदरी आपका सिर्फ तखल्लुस है, असली नाम का हैदर बख्श है। 1768/69, 1813/14, यानी पैदाइश में और इंतकाल में दोनों में क्या है, डाउटेशन है। तो 68-69 दोनों मान सकते हैं, 68-69 दोनों मान सकते हैं, और 1813-14 दोनों मान सकते हैं। जन्म और विलादत और इंतकाल दोनों यहाँ पर डेट दी गई है। अब देखते हैं उनका ज़िक्र। उनका नाम सैयद हैदर बख्श और तखल्लुस हैदरी था। वो दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन उनके वालिद माशी परेशानियों के सबब दिल्ली छोड़कर बनारस चले गए। माशी परेशानी, माश कहते हैं काम धंधे को, रोज़गार को, पैसे को। तो पैसे की तंगी की वजह से, अपने कारोबार की परेशानी की वजह से, ठीक है, माश कहते हैं जीवन यापन करने का जो तरीका होता है ना, उसे माश कहा जाता है। ठीक है, जीवन यापन की परेशानी की वजह से कहाँ चले गए, बनारस चले गए। वहाँ से कोलकाता पहुँचे और फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हो गए। उनका शुमार कॉलेज के अहम नस्र निगारों में होता है। नस्र लिखने वालों में आपका नाम होता है, बहुत अहम। ये उस कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ और मुतरजिम हैं। सबसे ज़्यादा आपने किताबें लिखी भी हैं और मुतरजिम ट्रांसलेशन भी किया है। उनकी मतबूआ और गैर मतबूआ तालीफ़ात की तादाद 13 है। जो आपने ट्रांसलेट किए वो, और जो ट्रांसलेट नहीं की हैं वो भी, जो लिखी हैं सबसे लगभग कितनी किताबें हैं, तादाद 13 है। उन्होंने फ़ारसी क़स्सा हातिम ताई का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया, जो मीर अमन के बागो बहार के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल किताब है। ठीक है, मैंने कहा मीर अमन का नाम तो सरे फहरिस्त है, यानी सब पे टॉप पर है। अगर मीर अमन के बाद, मीर अमन की बागो बहार के बाद अगर दूसरा नाम लिया जाए तो सबसे बड़ा नाम आता है हैदर बख्श हैदरी का, और इनकी किताब का नाम आता है तो सबसे इनकी शाहकार नमूना है इनका आराइश महफिल। बागो बहार के बाद सेकंड नाम किसका आता है, आराइश महफिल का। और ये क्या है, किस्सा हातिम ताई जो कि फ़ारसी में था, उसका क्या है, तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है। हम कहाँ चल रहे थे, उन्होंने किस्सा हातिम ताई का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया, जो मीर अमन की बागो बहार के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल किताब है, यानी फेमस किताब है। उनकी दूसरी किताब तोता कहानी है, जो सैयद मोहम्मद क़ादरी के फ़ारसी तोती नामा का तर्जुमा है। ठीक है, उनके अलावा किस्सा महरोमाह, किस्सा लैला मजनू, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, गुलजार दानिश, हिफ्त पैकर वग़ैरह किताबें भी लिखी हैं, जो उन ख़ास किताबों का नाम है जो आपने लिखी हैं। आखिरी उम्र में उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी और बनारस चले गए। वहीं उनका इंतकाल हुआ। किनका, हैदर बख्श हैदरी का। तो अब हम पहुंच चुके हैं फोर्ट विलियम के कॉलेज के इस टॉपिक के अख्ताम की तरफ। ये आखिरी पेज है जो आपको सुनना है और समझना है। यूँ तो सैयद हैदर बख्श हैदरी ने मुतअद्दिद किताबें लिखी, लेकिन उनमें अक्सर नायाब हैं। मुतअद्दिद यानी असंख्य, बहुत ज़्यादा तादाद में। ठीक है, मुतअद्दिद यानी बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन अक्सर नायाब हैं, यानी बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा किताबें। अलबत्ता तोता कहानी और आराइश महफिल अब भी दस्तयाब हैं, अब भी मौजूद हैं। आराइश महफिल हातिम ताई के साथ सफ़र की दास्तान है। हातिम ताई का किस्सा आपने सुना ही होगा ना, आपने मूवी भी देखी होगी जितेंद्र की हातिम ताई, जिसमें 7 सवाल होते हैं।
ठीक है, एक बार देखा है बार बार देखने की तमन्ना है, कुछ ऐसे इसमें सवालात होते हैं और वो 7 सवालों को पूरा करके अपनी परी को बचा लेता है। कुछ ऐसा किस्सा था, वो सिर्फ एक किस्सा है, ठीक है, उसका ये ट्रांसलेशन है आरइश महफिल के नाम से। हैदरी ने उसे जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1802 में फ़ारसी से तर्जुमा किया था। जॉन गिलक्रिस्ट ने ही कहा था बागो-बहार लिखने के लिए और जॉन गिलक्रिस्ट ने ही कहा था आरइश महफिल लिखने के लिए, और दोनों जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर ही लिखी गई किताबें हैं। तो आप समझ लिए जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू ज़बान से कितना ज़्यादा लगाव हो गया था, कितना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट हो गया था इसमें। हैदरी ने तर्जुमा की ज़बान को बजाय उर्दू के रेख्ता कहा है। ये किताब चूँकि सलीस और रोज़मर्रा ज़बान में लिखी गई है इसलिए काफ़ी मकबूल हुई, बहुत ही फेमस हुई है। हैदरी का तर्ज़ तहरीर सादा और पुरकशिश है। पुरकशिश कहते हैं इंटरेस्टिंग को, आकर्षक को, ठीक है। वो मुकफ़ा और मुरस्सा इबारत नहीं लिखते, लेकिन अरबी फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आरइश महफिल की दास्तान भी किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है। किस्सा दर किस्सा यानी चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है, कहानी दर कहानी आगे बढ़ती जाती है। पहला सफ़र ख़त्म होते ही दूसरे सफ़र की कहानी शुरू हो जाती है। हातिम ताई की मुहम्मद का तज़किरा उनके यहाँ बड़े मुअस्सिर अंदाज में हुआ है। मंजरकशी और मुहम्मद के अहवाल का बयान वो इस तरह करते हैं कि तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है। कहानी ऐसी लिखी है, कहानी को इस अंदाज से इस सादा ज़बानी से लिखा गया है कि सारा मंजर आपकी आंखों के सामने पेश हो जाता है। ऐसा लगता है हम कहानी पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि उस कहानी को हम डायरेक्टली देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन की उसमें क्या थी, कैपेसिटी थी। ऐसा उन्होंने लिखा है कलाम, ऐसा उन्होंने अपना लेख लिखा है, ऐसा उन्होंने किसको लिखा है, आरइश महफिल को लिखा है। हातिम ताई की कहानी लिखी है। और अगर आपने कहानी नहीं देखी है तो आप फिल्म देख सकते हैं। किस्सा हातिम ताई के 2-4 एपिसोड भी आए हैं अलग अलग टीवी सीरियल्स में, और किस्सा हातिम ताई का शायद एक मूवी भी आई है जितेंद्र की, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, आप सिर्फ जानकारी के लिहाज से, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी अच्छी भी है, आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं है। वैसे मूवी देखना टाइम पास करना गलत बात है, सिर्फ पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा हो कि इम्तहान में सवाल आ जाए कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज पर मुख्तसर नोट लिखिए, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की शाहकार नावल के नाम लिखिए, शाहकार तसानीफ़ के नाम लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फ़ोर्ट विलियम कॉलेज 1800 लिखना है और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देना है कि इसका क़याम क्यों हुआ था, किस तरह वजूद में आया था। ये बस सब बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने क्या, नए अंग्रेज़ों को सिखाने के लिए, नए अंग्रेज़ों को यहाँ की ज़बान सिखाने के लिए, नए अंग्रेज़ों को यहाँ के कल्चर को सिखाने के लिए, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सिखाने के लिए, यहाँ की ज़बान को सिखाने के लिए, ताकि अपना शासन सुचारू रूप से चल सके, उनकी हुकूमत आसानी से चल सके, ये उनका इरादा था। इसलिए उन्होंने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया और यहाँ पर प्रेस कायम किया गया, उर्दू टाइप स्टार्ट किया गया। उर्दू टाइपिंग के बाद यहाँ पर बहुत सारी किताबें छपने लगी, बहुत सारी किताबें शाया होने लगी, और किताबें शाया करने के लिए बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन बुलाए गए, ठीक है, बहुत अहम, बहुत ख़ास मुतरजमीन बुलाए गए, जिनमें से चंद नाम ये हैं। फिर आपको मीर अमन का नाम लेना है, हैदर बख्श हैदरी का नाम लेना है, ठीक है, और 2-4 जो नाम मैंने अभी टॉपिक बाय टॉपिक बताया आपको, वो नाम लिखने हैं। मीर अमन का सबसे शाहकार नमूना क्या था, बागो-बहार था। किसने कहा था, जॉन गिलक्रिस्ट ने कहा था। जॉन गिलक्रिस्ट कौन थे, वहाँ के सदर थे, किसके, हिंदुस्तानी ज़बान के शौबे के, उस विभाग के क्या थे, सदर थे। हैदर बख्श हैदरी ने क्या लिखा है, किस्सा आरइश महफिल लिखा है, जिसमें हातिम ताई कहानी है। तो आप डिटेलिंग में अगर जाना चाहें तो आप बहुत लंबा चौड़ा आप इसको लिख सकते हैं। 100 अल्फाज का, 100 से 150 अल्फाज, 200 अल्फाज का ये मजमून आता है और आप आसानी से लिख पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे नंबर भी हासिल कर पाएंगे। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई, जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टा पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, जो भी आपको सहूलियत लगे आप किसी भी तरह मुझसे कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पर कोशिश करिए कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और मैं आपके साथ हूँ। जितना मैं आपके लिए कर सकूँगा, जितना मैं आपके लिए बेटर से बेटर आपको अच्छा कंटेंट मुहैया करा सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मुहैया करा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।
और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। सिर्फ खुद पढ़ के इसका आनंद लाना है, खुद पढ़ के मज़े ना लें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, सदका जारिया समझ के पहुँचाएँ, पर पहुँचाएँ ज़रूर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।